आप सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा 2004 में आए हुए प्रश्नों का हम विश्लेषण कर रहे हैं। पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 के सही उत्तरों को जाना, प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण किया। आज हम 2004 में पुनः आयोजित टीजीटी परीक्षा में आए हुए प्रश्न के दूसरे भाग को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम जिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, वह है प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। यहाँ जो सामाजिक संविदा सिद्धांत है, इसे सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहा जाता है। यह कौन सा कार्य करने का प्रयत्न करता है, इस प्रश्न में यही ढूंढने के लिए कहा गया है। पहला ऑप्शन है कि राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना। दूसरा है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। तीसरा है यथास्थिति का औचित्य सिद्ध करना। और चौथा है क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। जो सामाजिक संविदा के सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है, वह है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए कैसे। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य है, वह है राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, वह किस प्रश्न पर विचार करता है कि राज्य के पास जो शक्ति है उसका औचित्य क्या है और राज्य के अस्तित्व में आने का कारण क्या है। वे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण राज्य अस्तित्व में आया और राज्य के पास जो शक्ति है, उस शक्ति का आधार क्या है। इस सिद्धांत के आगमन के पूर्व, यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत के आगमन के पूर्व, राज्य सत्ता के औचित्य का सिद्धांत, जिस सिद्धांत के माध्यम से पुष्ट किया जाता था, सिद्ध किया जाता था, वह था दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत। किंतु जब सामाजिक समझौता सिद्धांत आया, तो इसने राज्य के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत, यानी राज्य के जो अस्तित्व में आने का आधार है, वह दैवीय ना होकर बल्कि लोगों की सहमति है, इस सिद्धांत के आधार पर सामाजिक समझौता सिद्धांत चला। यह कहता है कि राज्य का जो औचित्य है, राज्य की जो आधारशिला है, यह व्यक्तियों की सहमति है। यानी व्यक्तियों ने स्वयं सहमति से राज्य के वैधता को स्वीकार किया। व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से राज्य का निर्माण किया है। इसलिए व्यक्ति का यह दायित्व हो जाता है कि वह स्वयं द्वारा निर्मित आज्ञाओं का पालन करे। प्रश्न संख्या 22 है कि आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। पहला अरस्तु, दूसरा रूसो, तीसरा मार्क्स और चौथा राल्स। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अरस्तु। तो देखिए कैसे। आनुपातिक समानता का सिद्धांत, इसे अरस्तु ने प्रस्तुत
किया था। अरस्तु का विचार था कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता क्षमता राज्य की सेवा के अनुपात में ही उसे पद सम्मान और पुरस्कार प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरह का वितरणात्मक न्याय तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके देनदारी के अनुपात में उसे पद सम्मान और पुरस्कार मिले। यानी जिस अनुपात में उसने राज्य को अपनी सेवाएं दी हैं, उसी अनुपात में वह लाभ का भी हकदार है। अरस्तु मानता है यदि अनुपात के आधार पर वितरण नहीं किया जाएगा, बंटवारा नहीं किया जाएगा, तो इससे राज्य में असंतोष फैलेगा और क्रांति की संभावना बढ़ जाएगी। अतः क्रांति के निवारण के लिए आनुपातिक समानता का होना राज्य में जरूरी है। प्रश्न संख्या 23 है कि जिसे हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो अधिकार हैं वस्तुतः वह कानून के द्वारा उत्पत्ति उनकी होती है, वे प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, उनका निर्माण राज्य के कानूनों से होता है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। चारों विकल्पों में पहला है हाब्स, दूसरा है हीगल, तीसरा है बेंथम और चौथा है लास्की। यद्यपि हाब्स भी अधिकारों का सृजन विधि से मानता है, किंतु इस ऑप्शन में ज़्यादा सटीक उत्तर बेंथम होगा। बेंथम यह मानता है कि जो अधिकार है वास्तव में वह कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों के संबंध में कई सिद्धांत प्रचलित हैं। उनमें से एक अधिकारों का कानूनी सिद्धांत है। अधिकारों का कानूनी सिद्धांत यह मानता है कि राज्य के अंतर्गत जो भी अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, उन अधिकारों का निर्माता और संरक्षक यानी रक्षा करने वाला राज्य ही है। इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि राज्य से पूर्व अधिकार संभव नहीं है। आप देखिए, हाब्स भी मानता है कि राज्य के पूर्व व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। राज्य के अस्तित्व में आने पर व्यक्तियों ने जीवन के अधिकार को छोड़ करके अन्य सभी अधिकार राज्य को समर्पित कर दिए। किंतु अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत यह मानता है कि राज्य से पूर्व किसी तरह के कोई अधिकार संभव नहीं है। फिर कहता है, आगे है कि जो ये अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत है, इसके प्रमुख समर्थक जो हैं वे हैं हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन और हॉलैंड। इस तरह से आपने अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत को देखा। वैधानिक सिद्धांत कहता है कि अधिकार जो होते हैं कानून की सृष्टि होते हैं, कानून की रचना होते हैं। अब प्रश्न संख्या आते हैं 24 पर। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? आप सभी जानते हैं कि भारत में मतदान के लिए निर्वाचन आयोग एक कार्ड जारी करता है जिसे मतदाता पहचान पत्र कहा जाता है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? पहला है भारत के संविधान में, दूसरा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में,
तीसरा है निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975 में, और चौथा है दंड तथा निर्वाचन विधि अधिनियम 1969 में। इसमें जो उत्तर होगा वह होगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में। इसकी व्याख्या देखिए, मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में किया गया था। प्रयोग के तौर पर सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है, इसके दक्षिण पश्चिम संसदीय क्षेत्र में मतदाता पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव लाया गया और उसे प्रारंभ किया गया, किंतु बाद में यह नहीं चल सका और राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता पहचान का क्रियान्वयन मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के काल में 1993 से प्रारंभ हुआ। चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के लिए 2021 में इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन लागू किया। मतदाता पहचान पत्र जो होता है वह निर्वाचन आयोग जारी करता है। भारत में मतदान करने के लिए एक मतदाता की जो आयु न्यूनतम होती है वह 18 वर्ष होती है। अब प्रश्न संख्या 25, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का वास्तविक रूप कौन सरकार चलाएगा तो माना जाएगा, यही इस प्रश्न में पूछा है। पहला है अभिजात्य वर्ग। अभिजात्य का मतलब होता है कुलीन, श्रेष्ठ। यह वर्ग जंगखोर, जो युद्ध में रत रहने वाला हो, युद्ध में हमेशा लगा रहे, जंगखोर कहते हैं, या युद्धवादी आप कह सकते हैं। तीसरा जनतंत्रवादी और चौथा अराजकतावादी। तो इस प्रश्न में जो उत्तर होगा वह अभिजात्य वर्ग होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। फांसीवादी द्वारा जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप अभिजात वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है। फांसीवाद एक ऐसा राज्य है जो निरंकुश और अभिजनवादी है। दूसरा, इसमें जो राजनीतिक सत्ता होती है वह दल के कुलीन लोगों यानी अभिजात्य वर्ग में केंद्रित रहती है। यह विचारधारा जो है यह आम जन की योग्यता में विश्वास नहीं करती है। यह वस्तुतः लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। यह कुलीन तंत्र में विश्वास करती है। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवाद रूप है? यानी इन विचारकों में से किसने कहा कि जो फांसीवाद है वह समाजवाद का राष्ट्रवाद है? तो इसमें ऑप्शन है मार्टिन हेडेगर, जॉर्ज सोरेल, एल्फ्रेड रोक्को और रूडोल्फ जेलेन। तो इसमें उत्तर होगा एल्फ्रेड रोक्को। एल्फ्रेड रोक्को ने कहा कि फांसीवाद जो है वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। प्रश्न संख्या हम 27 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? यहाँ पर 4 जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? पहला है कि राज्य किसी व्यक्ति का विधि के समक्ष समता नहीं नकारेगा, नहीं है। राज्य
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा, यह भी निदेशक तत्व नहीं है। राज्य ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है, उसका किसी भी रूप में आचरण विधि के द्वारा दंडनीय होगा, यह भी निदेशक तत्व नहीं है। अगला है राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास करेगा। संविधान के अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण और संरक्षण तथा उसके संवर्धन के लिए सतत प्रयास करेगा, इसलिए इसमें विकल्प संख्या 4 सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान में जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद किससे 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में है। निदेशक तत्व जो होते हैं ये वस्तुतः राज्य को कुछ निर्देश देते हैं कि राज्य लोक कल्याण के संबंध में अपनी नीतियों को अपनाएगा। ये निदेशक तत्व जो होते हैं ये उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति इस आधार पर न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर रहा है। संविधान के 48 का के अधीन यह प्रावधान है कि राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि वन्य जीव, पर्यावरण आदि का संरक्षण और संवर्धन यानी उसका विकास, डेवलपमेंट हो सके। प्रश्न संख्या 28 पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 28 है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट जारी कर सकता है, यानी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रिट जारी कराने का अधिकार किसके पास है? जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। इसमें विकल्प संख्या 4 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के पास उसके संबंध में रिट अधिकारिता संबंधी अधिकार है। इसी तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है और यह अधिकार उच्च न्यायालय को न केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है बल्कि उच्च न्यायालय अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। इस तरह से रिट के मामले में उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तियां हैं। ये न्यायालय जो रिट जारी करते हैं, पहला रिट उसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी बंदी को 24 घंटे के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। दूसरा है अधिकार परीक्षा। कोई व्यक्ति यदि पद को धारण करता है और वह पद नियमानुसार नहीं है तो न्यायालय पूछ सकता है कि आपने किस कानून के तहत इस पद को धारण किया है। परमादेश। यदि कोई व्यक्ति, संगठन, निगम, सरकार आदि नियम का उल्लंघन करती है तो न्यायालय उसे आदेश दे सकता है कि आप नियमों के अंतर्गत काम करें। प्रतिषेध यानी रोक देना। जब अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मुकदमा लंबित है उस दौरान उसके संबंध में उच्चस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ प्रतिषेध का रिट दायर कर सकता है। यदि कोई न्यायालय अपने अधिकारिता क्षेत्र का उल्लंघन करके कोई निर्णय दे दिया है तो उच्चस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ उत्प्रेषण रिट जारी करके उस मामले को अपने पास मंगा सकता है।
अब प्रश्न संख्या 29 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित हैं। इसमें 4 विकल्प है। पहला विकल्प है ऑस्टिन, दूसरा लॉक, तीसरा जे.एस. मिल और चौथा मार्क्स। तो हम इस बात को जानते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 विचारक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वे हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। तो इसमें ऑप्शन लॉक है, इसलिए लॉक यहाँ सही होगा। अब हम लॉक के संविदा सिद्धांत के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। लॉक सबसे पहले मानव के स्वभाव के बारे में चिंतन करता है। लॉक का मानना है कि जो मानव है वह एक विवेकशील प्राणी है, वह शांत है, भद्र है, सहयोगी नेचर का आदमी है। यानी मनुष्य के प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में लॉक का जो विचार है वो बहुत सकारात्मक है। लॉक अपने समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले वह एक प्राकृतिक अवस्था की बात करता है और वह मानता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वह शांति, सुख, सहयोग, समानता की अवस्था है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब प्राकृतिक अवस्था शांति, सहयोग, प्रेम की अवस्था है तो व्यक्तियों को इस बात की आवश्यकता क्यों पड़ी कि वे राज्य का निर्माण करें। लॉक कहता है कि उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी। लॉक का जो प्राकृतिक अवस्था है वह पूर्व राजनीतिक अवस्था है, ना कि पूर्व सामाजिक अवस्था। हमने बताया आपको कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी और इन्हीं असुविधाओं के फलस्वरूप सामाजिक समझौता हुआ। लॉक के अनुसार कुछ विद्वान मानते हैं कि समझौता 2 तरीके का हुआ। पहला समझौता व्यक्तियों के बीच में हुआ और दूसरा समझौता व्यक्ति और सरकार के बीच में हुआ। किंतु कुछ विद्वान एक ही समझौता मानते हैं। इस तरह से आपने लॉक जो समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, आपने देखा कि राज्य की ऑब्लिगेशन, उसकी वैधता क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन लॉक ने किया। अब प्रश्न संख्या 30 पर हम आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। इसके पूर्व भी यह प्रश्न आया हुआ है। इसमें है 24 अगस्त 1943 को, दूसरा है 24 अगस्त 1945 को, तीसरा है 24 अक्टूबर 1945 को और चौथा है 24 अक्टूबर 1949 को। तो यहाँ उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रसंघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और जो राष्ट्रसंघ है यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना विश्व स्तर पर शांति और सहयोग यानी युद्ध की विभीषिका से मुक्ति पाने के लिए विश्व स्तर पर मानवतावादी विचार और सुरक्षा को विस्तृत करने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्तित्व में आने से पूर्व कुछ संधि और समझौते हुए हैं जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं, जिसमें पहला है 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर। जो अटलांटिक चार्टर रहा है यह 14 अगस्त 1941 को आया और इस पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक युद्धपोत पर बैठ करके हस्ताक्षर किया। उस युद्धपोत का नाम अटलांटिक था, इसलिए इसका नाम अटलांटिक चार्टर पड़ा और इसके अंतर्गत समझौता करके यह आशा की गई थी कि हम लोग परस्पर आर्थिक सहयोग
करेंगे और भय मुक्त वातावरण में जीवन जीने का प्रयास करेंगे। इस तरह से यह अटलांटिक चार्टर जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्वगामी भी कहा जा सकता है। एक बात और कि फरवरी 45 में याल्टा सम्मेलन हुआ। इस याल्टा सम्मेलन में यह बात कही गई कि सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं वो वीटो, उनकी पावर शक्ति और मतदान की प्रक्रिया के बारे में इसमें जो है समझौता हुआ। इसे याल्टा समझौता या सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और रसिया के स्टालिन ने भाग लिया था। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और उससे संबंधित कुछ बातों को आपने यहां जाना। प्रश्न संख्या 31 है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमें से कौन सा ऐसा विचारक है जो मानता है कि स्वतंत्रता अगर रहेगी तो समानता नहीं होगी और समानता अगर रहेगी तो स्वतंत्रता नहीं रहेगी? लॉर्ड एक्टन, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. लास्की और अर्नेस्ट बार्कर। इसमें पहला विकल्प है लॉर्ड एक्टन का और यही उत्तर सही है। लॉर्ड एक्टन का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। लॉर्ड एक्टन एक ऐसा विचारक है जो कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज़्यादा आवश्यक है और अनियंत्रित शक्ति जो होती है वह व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता पर खतरा पैदा करती है। दूसरी बात, एक्टन का जो काफ़ी प्रसिद्ध कथन है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि एक्टन कहता है कि शक्ति जो है वह भ्रष्ट करती है और पूरी शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। एक्टन एक बात और कहता है कि जो सत्ता स्वतंत्रता के लिए मौजूद नहीं हो वह सत्ता ना हो करके वह बल होता है। एक बात और, राजनीति विज्ञान के विषय में एक्टन कहता है कि ऐसा विज्ञान है, यह इतिहास की धाराओं में नदी की रेत में सोने के कण की तरह जमा होता है। यानी इतिहास की एक धारा है, धारा में रेत है और रेत में सोने के कण की तरह राजनीति विज्ञान जमा होता है, ऐसा एक्टन कहता है। एक्टन महान लोगों के बारे में भी एक टिप्पणी करता है कि महान लोग जो होते हैं वे तब भी हमेशा बुरे होते हैं जब वे अधिकारों के बजाय प्रभाव का भी यदि प्रयोग करें तो भी वे बुरे होते हैं। इस तरह आपने एक्टन के बारे में 3-4 वाक्यों को देखा, कथनों को देखा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। प्रश्न संख्या 32, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? यानी किस चीज का अभाव समानता है? यहाँ पर पहला अवरोधों का, 2 विशेषाधिकारों का, 3 प्रतिस्पर्धा का, चौथा सामाजिक वर्गों का। इसमें जो उत्तर है कि विशेषाधिकारों का। किसी भी समाज में समानता तभी स्थापित हो सकती है जब उस समाज में किसी वर्ग विशेष को कोई विशेषाधिकार ना दिए गए हों और किसी भी व्यक्ति के साथ मूल, वंश, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना किया गया हो। तो इस प्रश्न में जो दूसरा विकल्प है यही सही होगा। समानता कब आएगी, इसके लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया है। यानी कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो समानता के लिए जरूरी हैं। पहला, भेदभाव का अभाव। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म, स्थान, समुदाय, वर्ग आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाना समानता के अंतर्गत आता है।
समुचित अवसरों की प्राप्ति, किसी भी राज्य में जितने भी नागरिक हैं उनके साथ भेदभाव ना करते हुए सारे पद सभी लोगों के लिए खुले होना चाहिए। इसके साथ साथ ही उस समाज में समानता होगी जहां प्रत्येक नागरिक की जो कम से कम जरूरतें हों उन्हें पूरा किया जाता हो। समानता के संदर्भ में फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली ने 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन में यह घोषणा किया कि अधिकारों के संबंध में सभी व्यक्ति स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं और यही बात चिरकाल से अनंत काल से सत्य है। इसी तरह अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र 1776 में यह बात कही गई, हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी व्यक्ति समान बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपको समानता के बारे में प्रश्न को हल करने में मदद मिलेगी। साथ ही आपने यहाँ यह भी जाना कि 1789 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन में क्या बात कही गई है। स्वतंत्रता के अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र 1776 में कौन सी बात कही गई है। प्रश्न संख्या 33 पर हम आते हैं कि राजनैतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी है, यानी राजनीतिक समानता जो है किस तरह के शासन तंत्र में पाया जाता है। पहला है लोकतंत्र में, दूसरा है तानाशाही में, तीसरा है अल्पतंत्र में, चौथा है राजतंत्र में। तो राजनीतिक समानता जो सर्वश्रेष्ठ गारंटी है यह लोकतंत्र में है। तो इसमें उत्तर जो होगा पहला लोकतंत्र सही होगा। अब हम जान लेते हैं कि राजनीतिक समानता का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सत्ता तक सारे व्यक्तियों की पहुंच जो है वह सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा, आप देखिए कि राजनीतिक समानता के लिए वोट का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार आदि जो है यह राजनीतिक समानता का उदाहरण है। राजनीतिक समानता जो होती है इसके अंतर्गत लोकतंत्र और वयस्क मताधिकार का होना जरूरी है। राजनीतिक समानता में धन, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर राजनीतिक पद प्राप्त करने में किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 34 पर हम आते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री को, दूसरा लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तीसरा भारत के राष्ट्रपति को, चौथा भारत के उपराष्ट्रपति को। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसमें दूसरा जो विकल्प है सही है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह निम्न सदन का सभापति होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका निर्वाचन के बाद जब लोकसभा पहली बार बैठती है उसी समय लोकसभा के सदस्यों से कर दिया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल उतना ही होता है जितना लोकसभा का कार्यकाल होता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह अध्यक्ष के रूप में अपना शपथ न ग्रहण करके लोकसभा के एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह किन किन स्थितियों में अपने पद से हट सकता है। पहला, वह उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे। दूसरा, वह लोकसभा का सदस्य न रह पाए, या फिर उसके विरुद्ध जो है बहुमत के द्वारा संसद के ऐसा संकल्प लाया जाए
जिसकी 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाए और उस पर कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन हो। लोकसभा अध्यक्ष से यह आशा की जाती है कि जिस दिन वह लोकसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होता है तो वो अपने राजनीतिक दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे निष्पक्षता उसकी कायम रहे। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके कुछ कार्य हैं। पहला तो आप देखिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है उसकी वह अध्यक्षता करता है। वह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। वह विभिन्न प्रकार के संकल्पों, प्रस्तावों जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि लाने की अनुमति देता है। दल बदल के संबंध में दल बदल अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य दल बदल के आधार पर निर्योग्यता से संपन्न हो गया है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम पर 7वें स्थान पर आता है, जो कि यही वरीयता क्रम मुख्य न्यायाधीश का भी है। मत बराबर की स्थिति में लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह निर्णायक मत देता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन को स्थगित कर सकता है। कोरम पूरा ना होने पर यानी सदन के सदस्य संख्या के 1/10वें भाग के ना होने पर सदन की बैठक को वह निलंबित भी कर सकता है। प्रश्न संख्या 35 है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा होता है, यह मत किसने दिया? पहला हीगल, दूसरा रूसो, तीसरा हाब्स और चौथा लाक। तो इसमें जो उत्तर है वह है हाब्स। हाब्स कहता है कि सबसे उत्कृष्ट अराजकता से सबसे निकृष्ट राज्य जो होता है वह बेहतर होता है। प्रश्न संख्या 36 है। 36 कहता है कि राज्य व्यक्ति के पहले है, यह मत किसका है? यानी कौन यह मानता है कि पहले राज्य आया उसके बाद व्यक्ति आया? प्लेटो, अरस्तु, लाक और रूसो। इसमें दूसरा विकल्प अरस्तु, यही विकल्प जो है सही है। राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जब हम विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले व्यक्ति आया और उसके बाद राज्य आया, क्योंकि व्यक्ति से राज्य का क्रमशः विकास होता है। किंतु जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहले पूर्ण का विचार आता है, उसके बाद उसके अंश का विचार आता है। जैसे यदि हम किसी वृत्त की कल्पना करें तो सबसे पहले हमें वृत्त मस्तिष्क में आता है, उसके बाद उसके भाग आते हैं। इस आधार पर अरस्तु मानता है कि जो राज्य है वह व्यक्ति से पहले है। प्रश्न संख्या 37 है कि हाब्स के अनुसार, यानी हाब्स का मत, राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं। दूसरा है राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं। तीसरा है अनुबंध के बाद व्यक्तियों को मार देने का अधिकार बना रहता है। चौथा है राज्य का स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करते। तो इसमें जो है अधिकारों का समर्पण करते हैं, ऐसा हाब्स मानता है। व्यक्तियों को मार देने का अधिकार ऐसा नहीं मानता है। हाब्स कहता है कि व्यक्ति के पास एक अधिकार, जीवन का अधिकार सुरक्षित रहता है। राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन का अधिकार वह व्यक्ति के पास ही रह जाता है।
तो राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके संपत्ति संबंधी अधिकार हैं। इसमें दूसरा जो विकल्प है यही सही है। अब हम हॉब्स पर आते हैं। हॉब्स कहता है कि समझौते के बाद केवल जीवन का अधिकार ही व्यक्ति के पास रह पाता है और वह सारे अधिकार जो है राज्य को सौंप देता है। इस तरह राज्य में जो है व्यक्ति के स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार चले जाते हैं। हॉब्स भी लॉक की तरह मानव स्वभाव की बात करता है। जहाँ पर लॉक मनुष्य की अच्छाइयों पर बल देता है, वहीं पर हॉब्स मनुष्य की बुराइयों पर बल देता है। उसका मानना है कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी होता है। वह मानव स्वभाव के नकारात्मक स्वभाव का चित्रण करता है। हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वह उसके मानव स्वभाव से जुड़ी हुई है। जहाँ हॉब्स का मानव बुरा है, स्वार्थी है, पशुवत है, घृणित है, कायर है, तो जो प्राकृतिक अवस्था होगी वह परस्पर लड़ाई झगड़े की, युद्ध की अवस्था होगी। और इस युद्ध की अवस्था से जब व्यक्ति परेशान हैरान हो जाता है तो वह विकल्पों की तलाश में जाता है और वह विकल्प उसके सामने मिलता है राज्य का। यानी तब व्यक्ति परस्पर समझौता करता है और अराजकता से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। हॉब्स का जो समझौता है यह समझौता परस्पर व्यक्तियों के बीच में होता है। इसमें राजा या लेवियाथन या राज्य शामिल नहीं है। समझौते में लेवियाथन राज्य के शामिल ना होने के कारण राज्य किसी उत्तरदायित्व से बंधा हुआ नहीं है। इसलिए हॉब्स का जो राज्य है वह निरंकुश हो जाता है। प्रश्न संख्या 38। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्यों? संप्रभुता का जो परंपरागत विचार है वह मानता है कि जो संप्रभुता है वह मौलिक और निरपेक्ष शक्ति है और उसके ऊपर आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोण से कोई बंधन नहीं है। एक राज्य के अंतर्गत रहने वाले सारे लोग उसके आदेशों का पालन करते हैं। तो परंपरागत जो संप्रभुता है वह मानती है कि जो संप्रभुता है वह राज्य में निहित रहती है और संप्रभुता का बंटवारा नहीं होता है। राज्य के अंतर्गत जितने भी समूह हैं उनसे राज्य सर्वोच्च है और राज्य के आदेशों का ही पालन अन्य समुदाय करते हैं। प्रश्न संख्या 38 के विकल्प को आप देखिए कि दूसरे संगठन भी उतना महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। दूसरा है वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आड़े आता है। तीसरा वह जनतंत्र विरोधी है। राज्य जनसेवा का निगम है। तो बहुलवादी जो एकलवादी राज्य के संप्रभुता सिद्धांत पर आक्षेप करते हैं वे मानते हैं कि दूसरे संगठन भी राज्य की तरह महत्वपूर्ण हैं। वे राज्य से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा सही होगा। इस तरह बहुलवादी जो हैं वे राज्य के एकलवादी संप्रभुता के दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। वे मानते हैं कि राज्य में जो अन्य संगठन की उपलब्धता है, अस्तित्व में वो जो बने हुए हैं, यह बताता है कि राज्य ही एकमात्र व्यक्तियों के निष्ठा का स्रोत नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के निष्ठा के अन्य स्रोत भी होते हैं। इस बहुलवादी सिद्धांत का मानना है कि जो कानून होता है
वह संप्रभु का आदेश नहीं होता है, बल्कि कानून के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून यानी विधियां, नियम भी संप्रभुता के ऊपर सीमा लगाते हैं। बहुलवाद के जो जनक विद्वान हैं वे हैं गिरके और मैटलैंड। ये मानते हैं कि जो समुदाय होते हैं उनका अपना व्यक्तित्व और चेतना होता है। प्रश्न संख्या 39 है कि यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में, शासक दल में। तो इसमें उत्तर होगा विधि निर्माता निकाय में, क्योंकि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता विधि निर्माता निकाय में इसलिए होगी क्योंकि संसद ही संविधान में संशोधन करने का अधिकार रखती है। यदि संविधान संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता जो है वह विधि निर्माता निकाय में आरोपित होती है। प्रश्न संख्या 40 है कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य ना साधन है और ना ही साध्य। इन चारों उत्तरों में आपका विकल्प तीसरा सही है कि राज्य साधन और साध्य दोनों हैं। तो देखिए कैसे। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो उदारवादी दृष्टिकोण है, उदारवादी जो विचारधारा है, वह मानता है कि राज्य जो है वह एक साधन है, यानी व्यक्ति प्रमुख है, राज्य उसके विकास का एक साधन है। किंतु आदर्शवादी विचारधारा राज्य को साध्य मानती है। हीगल कहता है कि राज्य जो है वह धरती पर ईश्वर का अवतरण है, ईश्वर स्वरूप है, वह साध्य है और व्यक्ति उस राज्य का साधन है। इस तरह से राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य को साधन और साध्य दोनों माना जाता है। हमने प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक के प्रश्नों को देखा, उसके सही उत्तरों को जाना, उनके विश्लेषण को देखा और समझा। अब हम प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 तक आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।